वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन और बीकॉम में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का और कमर्शियल लॉ का, ठीक है जी, उसमें जो चैप्टर है हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसका यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक एक्सेप्टेंस आगे करवाने जा रहा हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। तो डेफिनेशन है एक्सेप्टेंस की। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2B ऑफ द एक्ट, द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। when the person to whom proposal is made signifies his assent, अपनी मंजूरी देता है देयर टू प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस, जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो इस डेफिनेशन से क्या एनालिसिस निकलता है, क्या नंबर 1, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, फॉर एग्जाम्पल इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज कार, कार CAR, ठीक है जी, कार है ये, sell his car to B for rupees 2 lakh, here proposal is made to B, the person to whom proposal is made, that is B in the above example, and if B signifies his consent, अपनी मंजूरी देता है on that proposal, then we can say that B has signified his consent on the proposal made by A, ठीक है जी। so number 3, when B has signified his consent on the proposal, we can say that proposal has been accepted, तो इसका मतलब proposal accept हो गया है। ओके जी, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, accepted proposal becomes promise, तो जो accept कर लिया उसने proposal वो एक promise बन गया है। अब नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कि लीगल रूल्स क्या हैं रिगार्डिंग अ वैलिड एक्सेप्टेंस। लीगल रूल का मतलब क्या है कि किस तरीके से एक जो वैलिड एक्सेप्टेंस बन सकती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है गाइस, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया है सिर्फ वही एक्सेप्टेंस कर सकता है। नंबर 2, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई आगे कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट and unqualified and is expressed in some usual and reasonable manner unless the proposal prescribes the manner in which it must be accepted, या वो तरीका बताया गया होगा, ठीक है जी, प्रपोजल में कि एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, सिर्फ उसी प्रिस्क्राइब तरीके में मैनर्स में ही आप एक्सेप्टेंस कर सकते हो। एंड इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट मस्ट बी एक्सेप्टेड देन इट मस्ट बी एक्सेप्टेड अकॉर्डिंगली, और यहाँ जिस तरीके से फिर बताया गया होगा उसी तरीके से ही एक्सेप्टेंस की जाएगी। नंबर 3 पॉइंट है गाइस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट की जानी चाहिए, ठीक है जी। टू कंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन सम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वो एक मैनर प्रिस्क्राइब करेगा कि किस तरीके से वो आपको बताना पड़ेगा एक्सेप्टेंस के बारे में। एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस, यदि आप एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन रखते हो तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज ए काउंटर प्रपोजल, वो तो फिर एक काउंटर प्रपोजल हो गया। एंड हैज़ टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजल, और प्रपोजल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज़ टू मटेरियलाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। तो अगर आपको ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को मटेरियलाइज करना है तो आपको जो उसने एक्सेप्टेंस आपको देनी पड़ेगी वो भी एक तरह से अनकंडीशनल होती है, ठीक है, ओरिजिनल प्रपोजल के लिए अनकंडीशनल होगी। नंबर 4, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जिस तरीके से जो मोड उसने प्रिस्क्राइब किया है उसी मोड में एक्सेप्टेंस दी जाएगी। व्हेन द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल इज मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, बट इफ द प्रपोजल डजंट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल being accepted in the manner prescribed after it was accepted, otherwise that is not in the prescribed manner, the proposal is presumed to have consented to the acceptance। और अगर वो कह रहा है कि जो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस है वो प्रिस्क्राइब्ड है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर, उसी मैनर में एक्सेप्ट की जानी चाहिए। बट इफ द प्रपोजल डजंट इंसिस्ट ऑन द प्रपोजल, और अगर प्रपोजल उसमें इंसिस्ट नहीं करता भी एक्सेप्टेंस देने से पहले, जो जिस तरीके से उसने बताया गया था या नहीं उस प्रिस्क्राइब मैनर में दिया, तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस अपनी दे दी है, राइट गाइस। उसके बाद 5th पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, जो एक्सेप्टेंस है वो विद इन टाइम लिमिट में ही, गिवन टाइम लिमिट में ही आपको देनी होती है। इफ एनी
and if no time is stipulated, acceptance must be given with reasonable time. acceptance within reasonable time आपको देनी पड़ेगी, ठीक है गाइज, बिफोर द ऑफर लैप्सेस, इससे पहले कि वो ऑफर लैप्स हो जाए. वट इज रीजनेबल टाइम इन नोवेयर इज नोवेयर डिफाइंड इन द लॉ. रीजनेबल टाइम कोई डिफाइन नहीं किया गया लॉ में. दैट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द पर्टिकुलर केस. ये केस टू केस उसके फैक्ट्स या सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेगा. ओके गाइज, नेक्स्ट 6 पॉइंट, मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस. मतलब यदि आप साइलेंट रहते हो, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर unless the offeree has in any previous conduct indicated that his silence in the evidence accepted. ठीक है जी, तो उसकी साइलेंस को एक्सेप्टेंस इंडिकेट कर रहा है वो, ठीक है. ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस, ये उससे नहीं पता चलता ना कि वो साइलेंट, अगर वो जवाब नहीं दे रहा, आंसर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो ऑफर मान लिया गया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. अनलेस द ऑफर हैज़ द प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड. हालांकि ऑफरिंग की ही कंडक्ट उसकी ऐसी है कि अगर वो चुप रह रहा है तो वो एक तरह का एविडेंस है एक्सेप्टेंस के लिए. अदरवाइज मेयर साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते. राइट गाइस, चलिए तो इसका अब ये जो लास्ट पॉइंट है 7th एक्सेप्टेंस का, वो ये क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस बाय द कंडक्ट इम्प्लाइड एंड एक्सेप्टेंस. सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट लेज डाउन दैट परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ द प्रपोजल और द एक्सेप्टेंसी of any consideration for the reciprocal promise which may be offered with a proposal constitute acceptance of the proposal. So acceptance किस तरीके से होनी चाहिए, by conduct और implied acceptance. सेक्शन 8 क्या कर रहा है आपको, द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ ए प्रपोजल की परफॉर्मेंस उसकी इस तरीके से होगी, और द एक्सेप्टेंसी इस कंसिडरेशन पे होगी कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल. जो रेसिप्रोकल उसने प्रॉमिस किया है उसको पूरा करने के लिए, वो उसकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी ओरिजिनल प्रपोजल की. सो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल बाय कंडक्ट एज अगेंस्ट other modes of acceptance, that is verbal or written communication. Therefore, when a person performs the act intended by the proposal as consideration for the promise offered by him, the performance of the act constitutes acceptance. ठीक है जी, इसलिए एक पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है एक्ट को इंटेंडेड बाय द प्रपोजर, जो प्रपोजर ने उसको दिया है कंसिडरेशन के फॉर्म में, द फॉर द ऑफर्ड प्रॉमिस ऑफर्ड बाय हिम, ठीक है जी, द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस. जो काम फिर वो कर रहा है वो इस तरह से क्या हो गया, उसकी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस माना जाएगा. तो गाइस इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है. ठीक है जी, मैं आपको ये पूरा चैप्टर आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ ताकि इसको आपको समझने में या अपने नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए. ठीक है गाइस, ओके जी, डन, गुड लक.